हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5, जिसका नाम है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या मोड्स हैं, इसका इंट्रो से शुरू करते हैं। क्या है? फ्यू डिकेड्स बैक वन कांट थिंक ऑफ सिटिंग इन वंस ओन ड्राइंग रूम एंड गेटिंग रेलवे टिकट या एयर टिकट बुकड बाय नाउ इट इज़ वेरी कॉमन। कुछ साल पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था कि हम अपने घर पर बैठे बैठे अपनी रेलवे या एयर टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत कॉमन है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा ट्रैवल करके, या फिर वो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह जो आपके रेलवे स्टेशन के रास्ते में आएंगे उनसे बॉदर होना पड़ेगा, या एक लंबी लाइन में वेट करना पड़ेगा आपको टिकट के लिए। ये सब में जो है अब आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब ये सब ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो हम इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे कि हम ये कैसे हुआ, कैसे हमारी जो ज़रूरत है अब हमारे घर बैठे हमारे घर पे ही डिलीवर होती हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्या मैपिंग क्या है इस चैप्टर की। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? ई बिज़नेस के बारे में। फिर ई बिज़नेस वर्सेस ई कॉमर्स क्या होता है, स्कोप क्या है ई बिज़नेस के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है, ई बिज़नेस के रिस्क क्या हैं, फिर रिसोर्सेज क्या हैं जो रिक्वायर होते हैं हमें सक्सेसफुल ई बिज़नेस इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर आउटसोर्सेज का क्या मीनिंग है, आउटसोर्सेज के फीचर, स्कोप, नीड और कंसर्न क्या है ओवर आउटसोर्सिंग। अब शुरू करते हैं ई बिज़नेस से। क्या है ई बिज़नेस? ई बिज़नेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट। ई बिज़नेस जो है एक प्रोसेस है परफॉर्म करने की बिज़नेस एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि हम इंटरनेट की हेल्प से जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं उसको हम ई बिज़नेस बोलते हैं। इसमें वायरस होता है। वायरस क्या होता है? वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ई ट्रेडिंग क्या है हमारी? ई ट्रेडिंग इन्वॉल्व सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग होती है हमारी सिक्योरिटी ट्रेडिंग होती है। इसमें आ जाएगा हमारा ऑनलाइन बाइंग सेलिंग, उसमें चाहे शेयर्स हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो। एक होता है हमारा डिजिटल कैश। डिजिटल कैश क्या होता है? डिजिटल कैश रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कैश इंस्टीड ऑफ एक्चुअल मनी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, जिसे हम साइबर करेंसी भी बोलते हैं। डिजिटल कैश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैश यूज़ करना। एक्चुअल मनी मीन्स एक्चुअल मनी नहीं, वो नोट या कोइंस में नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है जो कि सिर्फ साइबर स्पेस, साइबर करेंसी में ही एग्जिस्ट करता है। स्वीट शॉपिंग क्या होती है? स्वीट शॉपिंग होती है फर्म्स दैट आउटसोर्स सीक टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लोअर कॉस्ट मैन पावर इज कॉल्ड स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग का मतलब है फर्म जो कि आउटसोर्स खोजते हैं जिसमें उनकी कम लागत लगे, कम कॉस्ट लगे और उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले, मीन्स लो कॉस्ट मैन पावर, उसको हम बोलते हैं स्वेट शॉपिंग। इसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स रेफर्स टू अ फर्म इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लाईज ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब है एक फ़र्म के अपने कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्शन है और वो सप्लाई कैसी कर रहा है इंटरनेट की। उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL क्या होता है? इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंक्रिप्टिंग एंड सिक्योरिंग वाइटल यूज़र इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स एट्सेट्रा विच आर यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। SSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है इंक्रिप्टिंग और सिक्योरिंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इनकी जो डिटेल्स होती हैं। उसके बाद है ई प्रोक्योरमेंट। इट इन्वॉल्व्स इंटरनेट बेस्ड सेल्स बिटवीन बिजनेस फर्म्स फॉर्मिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस फैसिलिटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग बिटवीन मल्टीपल बायर्स एंड सेलर। ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरनेट बेस्ड सेल्स होता है फर्म, बिजनेस फर्म के बीच में, जो कि डिजिटल प्लेसेस और फैसिलिटी होती हैं इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग मल्टीपल बायर और सेलर के बीच में। उसके बाद है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ टू थर्ड पार्टीज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व। जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टिंग की आउट नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़, जो
थर्ड पार्टी जो कि रिड्यूस करती है हमारी कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होता है, वो BPO होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है? द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन। कुछ भी सामान ऑनलाइन ख़रीदना या बेचना हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग में आ जाता है। उसके बाद है ई बाइडिंग। क्या होता है ई बाइडिंग? मोस्ट शॉपिंग साइट हैव कोट योर प्राइस option whereby you can bid for goods and services. This refers to process of conducting auctions online. उसके बाद हमारा ई बाइडिंग का मतलब होता है, बहुत सारे शॉपिंग साइट्स देखे होंगे जिस पे आप जब शॉपिंग करते हो तो लिखा होता है क्योट योर प्राइसेस का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम अपना गुड्स और सर्विस को बिड कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो ऑक्शंस ऑनलाइन ही होता है ये सब। फिर होते हैं हमारे कॉल सेंटर। क्या होते हैं? फर्म्स जनरली आउटसोर्स देयर कस्टमर सपोर्ट टू थर्ड पार्टीज विच प्रोवाइड 24/7 कस्टमर सर्विस बाय द मीन्स ऑफ टेली कॉलिंग। कुछ फर्म ऐसे होते हैं अपने कस्टमर के सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टीज़ को रखते हैं जो कि प्रोवाइड करवाती हैं 24/7 की कस्टमर सपोर्ट टेली कॉलिंग के थ्रू। जो थर्ड पार्टी होती है इस प्रोसेस में उसको हम कॉल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद है कैप्टिव BPO यूनिट्स। क्या होती हैं? द आउटसोर्स्ड यूनिट ओवर विच द आउटसोर्सिंग फर्म हैज़ कंट्रोल। जो आउटसोर्स यूनिट हैं जिनका आउटसोर्सिंग फर्म पे कंट्रोल होता है उसे हम कैप्टिव BPO यूनिट्स बोलते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? द थर्ड पार्टीज विच अंडरटेक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मैनी फर्म एंड डूइंग अ वाइड वेराइटी ऑफ जॉब्स एंड प्रोसेस नोन एज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है थर्ड पार्टी जो कि अंडरटेक करती है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सारे फर्म से और एक बड़ी वैरायटी में जॉब करती है, उस प्रोसेस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल क्या होता है? थर्ड पार्टी जो अंडरटेक करती है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉम दूसरे फर्म से, लेकिन स्पेशलाइज होती है सिर्फ करने के लिए एक सर्टेन स्पेशल नॉन कोर एक्टिविटी, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। B2B कॉमर्स क्या है? B2B कॉमर्स रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं। B2C कॉमर्स होता है हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंडक्ट होता है बिजनेस से कस्टमर के बीच में, उसको हम B2C कॉमर्स बोलते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म। कोई हमें बिजनेस फर्म दिया हुआ है, उसके अंदर ही अगर हमारा बिजनेस हो रहा है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारा C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर। जो कस्टमर से कस्टमर में हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम C2C कॉमर्स बोलते हैं। इसके बाद है हमारा ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो डिफ़िकल्ट होता है उसका फॉर्मेशन करना, लेकिन ई बिज़नेस को हम इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। फिज़िकल प्रेजेंस जो होती है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड है, लेकिन ई बिज़नेस में फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन रिक्वायरमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है हमें ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जो पास में मार्केट हो या फिर रॉ मटेरियल हो, लेकिन ई बिज़नेस में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में हमें हाई कॉस्ट चाहिए, जबकि ई बिज़नेस में हमें लो कॉस्ट में ही काम हो जाता है हमारा। ऑपरेशन कॉस्ट क्या है? ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर ट्रेडिशनल बिज़नेस में हाई और ई बिज़नेस में लो। उसके बाद है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर। नेचर कैसा है कॉन्टैक्ट का सप्लायर और कस्टमर के साथ? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें इनडायरेक्ट होता है, थ्रू इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन ई बिज़नेस में डायरेक्ट होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर और कस्टमर के बीच में। अगला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा है? जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट से होता है, हायरार्चिकल, लेकिन ई बिज़नेस में डायरेक्ट होते हैं, सारे लेवल से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर है रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस में लंबा टाइम चलता है, लेकिन ई बिज़नेस में तुरंत ही ले लेते हैं।
फिर है शेप जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ट्रेडिशनल की वर्टिकल होती है, ई बिज़नेस की हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। फिर लेंथ जो है साइकिल की, या हमारी बिज़नेस का प्रोसेस जो होता है, इसका हमारा ट्रेडिशनल में सीक्वेंटल होता है, लेकिन ई बिज़नेस में हमारा साइमल्टेनियस होता है। फिर जो अपॉर्चुनिटी होती है इंटरपर्सनल टच की, उसमें हमारी ट्रेड बिज़नेस में हमें ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ई बिज़नेस में कम चाहिए। प्री सैम्पलिंग प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी मच मोर होती है ट्रेडिशनल में, ई बिज़नेस में कम। ईज़ ऑफ गोइंग ग्लोबल, ग्लोबल पे जाना इसमें ईज़ लेस है, मीन्स डिफ़िकल्टी होती है, इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा ई बिज़नेस में। गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें घट जाता है, लेकिन इसके अंदर ई बिज़नेस में बढ़ जाता है हमारा। ह्यूमन कैपिटल का नेचर कैसा होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसके अंदर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन ई बिज़नेस के अंदर हमारे टेक्निकली हाई क्वालिफाइड पर्सनस की ज़रूरत होती है। और जो ट्रांजैक्शन का रिस्क होता है वो ई बिज़नेस में ज़्यादा होता है और ट्रेडिशनल बिज़नेस में कम होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम ई बिज़नेस होता क्या है। ई बिज़नेस रेफर्स टू ऑल बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंड फंक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, सारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शन, लेन देन या कोई भी फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होते हैं उसको हम ई बिज़नेस बोलते हैं। अब अगला है ई बिज़नेस वर्सेस ई कॉमर्स क्या है। ई बिज़नेस इज़ मोर इंक्लूसिव दैन ई कॉमर्स, ई बिज़नेस जो है ज़्यादा कंक्लूसिव होता है ई कॉमर्स से, जबकि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स का मतलब है रेफर्स टू अ फर्म इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड इट्स सप्लायर ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब है फर्म का इंटरेक्शन अपने कस्टमर और सप्लायर के साथ। ई बिज़नेस जो है पार्ट है ई कॉमर्स का, अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स से अलग है, जिसमें इंक्लूड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, ये सब होते हैं ई कॉमर्स में, लेकिन उसमें नहीं होते। स्कोप क्या है ई बिज़नेस का, स्कोप जो है इसमें हमारा बहुत बड़ा है ई बिज़नेस का। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हमारा B2B जो बिज़नेस से बिज़नेस होता है हमारा ट्रांजैक्शन, B2C जो हमारा बिज़नेस से कस्टमर में होता है, इंट्रा बी कॉमर्स होता है जो हमारा बिज़नेस ट्रांजैक्शन किसी फर्म के अंदर होता है, फिर C2C कॉमर्स होता है जो हमारा कस्टमर से कस्टमर होता है। फिर है हमारे बेनिफिट्स क्या हैं ई बिज़नेस के, इसके हमें कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है जैसे इसमें इजी टू फॉर्म, जो हमारा ई बिज़नेस है वो बहुत इजी होता है स्टार्ट करना, क्योंकि जो होस्ट होता है, होस्ट ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर ट्रेडिशनल बिजनेस में उसकी तरह ज़रूरत नहीं होती, इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह। दूसरा है रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती। दोनों बिग और स्मॉल जो है बिज़नेस गेट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट इक्वली, दोनों को इक्वल मिलता है। तो एक बिज़नेस जो है हम छोटे अमाउंट पे शुरू कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके, तो हमारा हो जाता है काम। थर्ड है हमारा कन्वीनियंस, जो इंटरनेट है ऑफ़र करता है कन्वीनियंस की फैसिलिटी 24 आवर 7 डेज़ इन अ वीक विद अ लेस इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कन्वीनियंस है। उसके बाद स्पीड, कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है सिंपली एक माउस बटन के क्लिक से होता है इसमें, तो इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। फिर ग्लोबल रीच या ग्लोबल एक्सेस, ई बिज़नेस जो है दोनों बिज़नेस और बिज़नेसमैन और कस्टमर की कोई नेशनल बाउंड्रीज़ नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट जो है विदाउट इन सच बाउंड्रीज़, बिना इन किसी बाउंड्रीज़ के साथ हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एब्सेंस हो इंटरनेट की, अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो, तो ग्लोबलाइजेशन में जो है हम रेस्ट्रिक्शन आ सकती हैं हमारे स्कोप और स्पीड में। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, कटिंग 1000 एंड 1000 ऑफ ट्रीज़, जैसे हमारे कितने सारे पेड़ काट रहे हैं तो हमारे पेपर्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम ई बिज़नेस करेंगे तो डिपेंडेंस जो है पेपर की वो भी बहुत कम हो जाएगी, हमें पेपर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद अब ई बिज़नेस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसमें हमारा फर्स्ट है लो पर्सनल टच, इसमें जो पर्सनल टच होता है ई बिज़नेस में वो बहुत कम होता है। इंटरपर्सनल टच बिटवीन बिजनेसमैन एंड द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरपर्सनल टच होता है बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ई बिज़नेस के अंदर जो है हाई टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की जो है बहुत
कमी होती है। तो एक तो इसकी लिमिटेशन ये है। दूसरा है डिलेड डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है जो ऑर्डर है वो एक जगह से दूसरे जगह पे डिलीवरी होने के लिए कभी कभी डिले हो जाता है, जिससे कस्टमर को डिस्टर्ब होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़। इसमें क्या है, यदि कोई पार्टी जो है चाहे वो कोई बायर हो या सेलर हो, वो फेमिलियर नहीं है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो ई बिज़नेस के लिए जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है ये। उसके बाद अगला है हमारा रिस्क ऑफ नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज़। जो हमारी पार्टीज़ होती हैं उनके नॉन ट्रेसेबिलिटी का ख़तरा होता है हमारा। जैसे साइबर पर्सनैलिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ई बिज़नेस में। यदि कोई एक जो है रिमोट ट्रेसेबिलिटी है तो वो जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ है हमारा पीपल रेजिस्टेंस। इन जनरल पीपल जो है रेजिस्ट करते हैं चेंज, और हाल्ट विल बी मोर इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन गो टू फुल्ली ऑनलाइन। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम फुल्ली ऑनलाइन कर दें तो वहाँ पे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एथिकल फॉल आउट। ई बिज़नेस के अंदर जब तक तुम्हारे पास हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक आई नहीं है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आपकी प्राइवेसी नहीं होगी, जो कि सही नहीं है। इसके बाद क्या है, डिस्पाइट लिमिटेशंस ई कॉमर्स इज़ द वे। इन सब लिमिटेशंस के अलग भी ई कॉमर्स वे है। हाँ, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बिकॉज व्हेन यू विश टू बाय समथिंग स्पेशली फ्रॉम अदर कंट्रीज़ या फ्रॉम डिस्टेंस सेलर, प्रॉब्लम फेस्ड बाय you in traditional business is more than e-commerce. Thinking in terms of traveling, carrying money, time require, speed involve, mode of payment etc. हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर तुम ये सोचो कि हमें कहीं दूसरे देश से कुछ सामान ख़रीदना है तो फिर आपको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस से कर रहे हो, ई कॉमर्स से कर रहे हो, तो पहले सोचना पड़ेगा कैसे आप ट्रैवल करोगे, फिर मनी कैरी करना, फिर टाइम जाएगा, स्पीड, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब। तो ई कॉमर्स जो है वे है। फिर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? जो है हमारी 3 स्टेजेस की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्री परचेज या सेल स्टेज, इसको बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग और इन्फॉर्मेशन सीकिंग। सेकंड होती है हमारी परचेज और सेल स्टेज, ये कंप्राइज करती है हमारी प्राइस नेगोशिएशन, क्लोजिंग डील और पेमेंट को। थर्ड होती है हमारी डिलीवरी स्टेज, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा फिज़िकल डिलीवरी गुड्स की। जो फर्स्ट 2 स्टेप थे उसमें इन्वॉल्व था हमारा सिर्फ इंटरेक्शन, और जो कि हम इफ़ेक्टिवली ऑनलाइन कर सकते हैं। अब स्टेप्स क्या इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, कुछ सामान हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर योरसेल्फ विद ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आपको कोई सामान ख़रीदना है तो सबसे पहले ऑनलाइन वेंडर पे जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑनलाइन वेंडर के, जिससे आपको अपना अकाउंट का पासवर्ड वगैरह मिलेगा। फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट कर सकते हैं। फिर प्लेस एन ऑर्डर, फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आप कुछ सामान लो, क्या आपको ख़रीदना है वो आइटम चूज़ करो, फिर उसके बाद शॉपिंग कार्ट पे जाके आप उसको बुक कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके सामने पेमेंट ऑप्शन। अब ये पेमेंट ऑप्शन जो है हमारा 5 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है हमारा COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। ये कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है जब आप सामान की डिलीवरी लेते हो, फिज़िकली डिलीवरी लेते हो जब आप सामान की, तब कैश पे करना हमारा कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। सेकंड आता है हमारा चेक में क्या है, वेंडर जो है अरेंज करता है पिकअप बायर का चेक अपॉन रियलाइजेशन द डिलीवरी इज़ मेड। जब तक डिलीवरी होती है तब तक वो जो वेंडर है, बेचने वाला है, वो बायर से चेक पिकअप करने का अरेंजमेंट करता है। थर्ड है हमारा नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है फ़ंड का बायर से सेलर में, जिसके बाद जो है सेलर जो है डिलीवरी दे देता है। पहले आपके अकाउंट से पैसे
कट जाते हैं। फोर्थ है हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। ये जो है प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक कार्ड होते हैं। इसमें बायर एंटर करता है अपना कार्ड और ट्रांजैक्शन होती है उसकी, तो कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है बायर को परचेज़ करने के लिए क्रेडिट पे, मीन्स उधार अगर वो ख़रीदना चाहे, अगर उसके क्रेडिट कार्ड में अमाउंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है बायर को कि वो परचेज़ कर सकता है। जबकि डेबिट कार्ड जो है यूज़ हो सकता है अगर बायर के पास मनी है, अगर बायर के डेबिट कार्ड में अमाउंट है तो वो सिर्फ तभी खरीद सकता है। उसके बाद है फिर डिजिटल कैश क्या होती है। ये फॉर्म जो है करेंसी की एग्जिस्ट करती है सिर्फ साइबर स्पेस में। जो बिजनेस डिपॉजिट होते हैं मनी इनटू डिजिटल कैश अकाउंट, और ये मनी यूटिलाइज होती है फॉर मेकिंग परचेज ऑनलाइन, ख़रीदने के लिए। उसके बाद है ई बिज़नेस में रिस्क क्या क्या होते हैं। इसमें जो है 3 तरह के रिस्क होते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, और थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर, और द कस्टमर में डिनाई दैट ही एवर प्लेस द ऑर्डर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट या ऑर्डर टेकिंग या गिविंग। अगर मान लो ऐसा होता है सेलर जो है डिनाई कर दे कस्टमर को कि जो प्लेस है ऑर्डर करना, या जो कस्टमर है वो मना कर दे कि वो नहीं होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट या ऑर्डर टेकिंग या ऑर्डर गिविंग हो जाएगा। दूसरा है गुड्स जो हैं डिलीवर हो जाते हैं रॉन्ग एड्रेस पे, या गलत सामान डिलीवर हो जाता है, इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। थर्ड होता है हमारा इसमें जो सेलर है वो क्लेम कर देता है, कंप्लेन कर देता है कि उन्होंने जो है रिसीव नहीं की पेमेंट, जबकि कस्टमर क्लेम करता है कि पेमेंट हो चुकी है। ये होता है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। तो ये तो हमारे हो गए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क। उसके बाद है हमारे डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन रिस्क क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा वायरस। वायरस कैन क्रिएट एनोयंस, डिस्टर्ब फंक्शनिंग, डैमेज टारगेट डाटा, इवन में कोज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। वायरस पता है आपको क्या, उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, एनोयंस हो जाती है, फंक्शंस जो हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, सारा डाटा जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे सिस्टम का। ये सेकंड है हमारा इंटरसेप्शन क्या होता है। जो डाटा है वो इंटरसेप्ट हो जाता है जब हम ट्रांसमिशन करते हैं दूसरों के साथ, या वो जो है हमारा गलत हाथों में चला जाता है, हैक हो जाता है हमारा अकाउंट, उस टाइप से। थर्ड है हमारा थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। वंस द इसके भी 2 पॉइंट हैं। वंस द इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इट मूव्स आउट टू द प्राइवेट डोमेन। एक बार अगर आपने इंफॉर्मेशन कोई इंटरनेट पे अवेलेबल है तो वो जो है फिर प्राइवेट डोमेन में चली जाती है। तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला या रिसर्च जो है फाइंडिंग इम्प्रूव नया मेथड जो है प्रोडक्शन का, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसमें चुरा ली जाती है दूसरों के द्वारा। जब डाटा जो है फर्निश का चला जाता है दूसरों के हाथ में, तो वो स्टार्ट शुरू हो जाता है उनका, वो प्रमोशनल लेक्चर कर देते हैं अपने ईमेल बॉक्स में, या बहुत सारे एडवर्टाइजिंग वगैरह की हेल्प से वो जो है डंपिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है। ये जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है इसमें, और जो इसका प्रोसेस है वो कैप्टिव यूनिट या थर्ड पार्टी का होता है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं क्या है। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, गार्डनिंग, हाउस कीपिंग, ये हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। ये हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं इसका आउट टू द आउटसाइड एजेंसी, ताकि जो बिज़नेस है हमारा कंसंट्रेट कर सके कोर एक्टिविटीज़ में। कोर जो हमारी अंदर बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं जैसे साफ़ सफाई, गार्डनिंग, ये सब करना है हम बाहर के लोगों को दे सकते हैं। जनरली नॉन कोर बिज़नेस एक्टिविटी जो है आउटसोर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है साफ़ सफाई, गार्डनिंग वगैरह का, में भी देयर कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हाउस कीपिंग होता है होटल बिजनेस के लिए, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है पहचान कर सके अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ और उनके क्या क्या उनके आउटसोर्स होने चाहिए। थर्ड है जो प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट या थर्ड पार्टी। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं यूजुअली जो आउटसोर्स होते हैं उनके डिफरेंट प्रोसेस के, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पेरोल, कस्टमर का सपोर्ट, बिजनेस का, ये स्पेशली जो है स्पेशली पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं और इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद स्कोप क्या है आउटसोर्सिंग का।
आउटसोर्सिंग के जो है 4 स्कोप हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये जो है 56% है। कॉन्टैक्ट सेल ये सिर्फ 10% है। कॉन्ट्रैक्ट की रिसर्च 19% है और इन्फॉर्मेटिक्स हमारी 15% है। अब हमें आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्यों होती है? आउटसोर्सिंग जो है हमारी इज़ बीइंग रिजॉर्टेड टू नॉट आउट ऑफ कंपल्शन बट ऑल्सो आउट ऑफ चॉइस। आउटसोर्सिंग जो है सिर्फ रिजॉर्ट नहीं होती कंपल्सन के लिए, लेकिन चॉइस से भी अलग होती है। जो मेन रीज़न है आउटसोर्सिंग का वो है फोकसिंग ऑन अटेंशन, सिर्फ फोकस करना अटेंशन पे। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस अच्छे से करने के लिए क्वेस्ट करना। कॉस्ट की रिडक्शन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए एलियंस के थ्रू, और फिलिप होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फोकसिंग ऑफ अटेंशन क्या है? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाहर वालों को तो बिज़नेस जो है बिज़नेस में के पास जो है सफिशिएंट टाइम होता है कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करने के लिए। फिर है कॉस्ट फॉर एक्सीलेंस। जो आउटसोर्सिंग है उसका मतलब ये नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट आउट सम ऑफ आवर वर्क, तो एन आउटसाइडर किसी बाहर वाले को हम अपना काम दे दें। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू अ स्पेशलिस्ट, किसी ऐसे स्पेशलिस्ट को काम देना जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सके, एक्सीलेंट वे में उस वर्क को पूरा कर सके। थर्ड है इसमें कॉस्ट रिडक्शन। ग्लोबल कंपटीशन की वजह से ना कि सिर्फ एक फर्म को नीड है ग्लोबल क्वालिटी की, लेकिन जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हैं उनके प्राइस पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और दिस जो कंपनी है उनको ज़रूरत है अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को घटाने की कॉन्ट्रैक्टिंग आउट से, जब वो स्पेशलिस्ट से काम करवाएं ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। ग्रोथ थ्रू एलियंस। एक बिज़नेस जो है उसके पास ओनरशिप स्टेक होती है अदर बिजनेस से, जिससे वो इंटरेस्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आउट ऑफ इट्स ओन वर्क। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से ना कि सिर्फ प्रॉफिट जो है आउटसोर्सिंग का गोज़ अप ऊपर जाएगा, बल्कि इट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट, उसको जो है प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस के प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, तो इसके जो है स्टेक होल्डर हो सकता है। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है इसमें फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आउटसोर्सिंग है वो स्टिमुलेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट को और एक्सपोर्ट्स को, कि वो हेल्प करें इकोनॉमी की डेवलप होने में। फॉर एग्जांपल एज फार एज ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT इनेबल करेगा सर्विसेज आर कंसर्न, इंडिया है 60% ऑफ द ग्लोबल आउटसोर्सिंग शेयर होते हैं। अब है कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के जो है अपने खुद के बेनिफिट्स हैं और स्टे कर सकता है ग्लोबलिटी में अपने कुछ लिमिटेशंस के साथ। वो क्या है? कॉन्फिडेंटिलिटी होती है, स्वेट शॉपिंग होती है, एथिकल कंसर्न होता है और रेजिस्टेंस होता है होम कंट्रीज़ में। कॉन्फिडेंटलिटी क्या है? आउटसोर्सिंग जो है डिपेंड होती है शेयर करने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। यदि जो आउटसोर्सिंग पार्टनर है पास कर दे इसे अपने कॉम्पिटिटर्स को तो वो बिज़नेस को हार्म कर सकती है बहुत ज़्यादा हद तक। नॉट ओनली दैट, ये ही नहीं, इवन तो जो आउटसाइड पार्टनर है वो अपना खुद का एक कॉम्पिटेंट बिजनेस भी शुरू कर सकता है। दूसरा है इसमें स्वेट शॉपिंग, जैसे कि जो फर्म है वो आउटसोर्स को खोजता है लो कॉस्ट पे, तो वो ट्राई करता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिले लो कॉस्ट मेन पावर अपने कंट्रीज़ में। तो इससे जो है वो स्वेट शॉपिंग बोलते हैं। जो फर्म है वो आउटसोर्स के लिए ऐसा करता है तो उसमें जो है थिंकिंग स्किल में डेवलपमेंट नहीं होता। एथिकल कंसर्न क्या है? इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग के नाम पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे चाइल्ड लेबर, वेज का डिस्क्रिमिनेशन करना, वो भी बढ़ावा दे रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। रेजिस्टेंस इन होम कंट्रीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अल्टीमेटली इसका परिणाम जो है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है रेजिस्टेंस ला रहा है हमारी होम कंट्रीज़ में। यदि जो होम कंट्रीज़ है इसकी वजह से इस प्रॉब्लम हो रही है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ये 6 मार्क क्वेश्चन, हॉट्स वगैरह, आप इनको पढ़ लेना और इनके किसी आंसर या कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।